नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। केवल 4 महीने का इंतजार है और तय हो जाएगा कि यूपी में किसकी सरकार बनेगी। देश के सबसे बड़े सूबे में सबसे बड़े चुनावी संग्राम का शंखनाद हो चुका है और तेजी से गर्माते सियासी माहौल के बीच एबीपी गंगा नए तेवर और कलेवर में चुनावी खबरों का पूरा लेखा जोखा आपको दिखा रहा है। खबरों की वही धार, वही रफ्तार, पर अलग होगा हर खबर का अंदाज लगातार। आज भी हम आपको चुनावी शंखनाद दिखाएंगे और खबरों के 7 समीकरण आपको बताएंगे कि कौन किस पर गरजा, कौन किस पर बरसा। दिखाएंगे आपको कि किसकी कैसी तैयारी और कौन किस पर भारी। बताएंगे आपको कौन किससे मिला, किसका कौन सा फॉर्मूला, समझाएंगे आपको। चुनाव से जुड़ी कोई भी खबर छूटेगी नहीं, सियासी हलचल पर हमारी कवरेज रुकेगी नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं यूपी चुनाव का सबसे बड़ा रण, 7 का समीकरण। तो यूपी में हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस को संजीवनी देने के लिए लखनऊ में डेरा जमा चुकी प्रियंका गांधी ने आज 2022 विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दांव खेल दिया। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। हर कोई किसी न किसी को लुभाने के लिए दांव पेच चल रहा है। यूपी दौरे पर लखनऊ से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं को लेकर एक बड़ा दांव चला है। प्रियंका ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ऐलान किया कि आगामी यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस 40% महिलाओं को टिकट देगी। यही नहीं, उन्होंने कहा कि पार्टी महिला को जाति नहीं, मेरिट के आधार पर टिकट देगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें प्रत्याशी मिलेंगी भी और लड़ेंगी भी। अगर इस बार मजबूत नहीं होंगी तो अगली बार होंगी। इस दौरान प्रियंका ने विरोधियों पर निशाना साधते हुए कहा कि टूरिज्म और पब्लिसिटी स्टंट के अलावा वो दूसरे शब्द ढूंढ लें। वहीं प्रियंका ने कहा कि मैंने अभी चुनाव लड़ने को लेकर फैसला नहीं किया है। तो कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि 40% महिलाएं लड़ेंगी। महिलाओं का जो संघर्ष है वो जीवन के हर क्षेत्र में होता है। ऐसे में महिलाएं बेहतर चुनावी समीकरण सेट कर सकती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस बार मजबूत नहीं होंगी तो अगली बार हो जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अभी अपने चुनाव लड़ने पर कोई फैसला नहीं किया, लेकिन लड़की हूं, लड़ सकती हूं, इस नारे को कांग्रेस बुलंद कर रही है और इसी नारे के साथ कांग्रेस अपनी चुनावी नाव को महासमर में उतार रही है। तो प्रियंका ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस का नया नारा दिया, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। तो नारा भी औरों से अलग है। जहां तमाम सियासी दल हैं, जो कोई वापसी की बात कर रहा है, कोई 400 पार कह रहा है, कोई 300 पार कह रहा है, लेकिन कांग्रेस ने नारा दिया है, लड़की हूं तो लड़ सकती हूं। 40% महिलाओं को वो जो टिकट हैं वो दिए जाएंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि जाति नहीं, मेरिट के आधार पर टिकट वितरण होगा। चुप बैठे रहना विपक्ष का काम नहीं है। और उन्होंने कहा कि महिलाएं लड़ेंगी, दमदारी के साथ लड़ेंगी और इस बार नहीं मजबूत हुई तो अगली बार मजबूत होंगी। हमने तय किया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। लखीमपुर में एक लड़की मेरे से मिली, मैंने उससे पूछा क्या बनना चाहती हो बड़ी होकर, उसने कहा प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ। उसके लिए है यह निर्णय। ये निर्णय उत्तर प्रदेश की हर एक महिला के लिए है, जो बदलाव चाहती है, जो न्याय चाहती है, जो एकता चाहती है, जो चाहती है कि आगे बढ़े उसका प्रदेश। ये निर्णय मैंने अभी लिया नहीं है, अभी कुछ टाइम है चुनाव के लिए, मैं ले लूँगी। हाँ, इस पे सोच के मैं निर्णय लूँगी कि लड़ना है कि नहीं। वहीं लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ये नारा उन्होंने बुलंद किया। मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, एक बार मैं लड़की हूं, लड़ सकती हूं, जय हिंद। और अगर बात करें उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में तो महिलाओं को टिकट की तो भाजपा ने 46 महिला उम्मीदवार उतारे थे, सपा ने 34 महिला उम्मीदवार उतारे।
बसपा ने 21 महिलाओं को टिकट दिया था और कांग्रेस ने केवल 12 महिला उम्मीदवार उतारे थे। तो ये 2017 की तस्वीर है। हालांकि इस बार कांग्रेस कह रही कि 40% टिकट महिलाओं को दिए जाएंगे, लेकिन 2017 में कितनी महिला विधायक बनी? भाजपा से 34, सपा से 1, बसपा से 2 और कांग्रेस से 2 विधायक बनी थी। और यूपी विधानसभा चुनाव में 40% महिला प्रत्याशियों को उतारने के कांग्रेस के ऐलान के साथ ही बसपा, सपा और भाजपा ने एक साथ कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल दिया। बसपा अध्यक्ष मायावती ने विधानसभा चुनाव में प्रियंका गांधी के महिलाओं को तरजीह देने के फैसले को सियासी नाटकबाजी बता दिया। मायावती ने इसी मुद्दे पर ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो इनके अच्छे दिन होते हैं, तब इनको दलित, पिछड़े और महिलाएं याद नहीं आए, किंतु अब जब इनके बुरे दिन नहीं हट रहे हैं तो पंजाब में दलित की तरह यूपी में इनको महिलाएं याद आई हैं और उन्हें 40% टिकट देने की घोषणा इनकी कोरी चुनावी नाटकबाजी है। मायावती ने एक और ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि महिलाओं के प्रति कांग्रेस की चिंता अगर इतनी वाजिब और ईमानदार होती तो केंद्र में इनकी सरकार ने संसद और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का कानून क्यों नहीं बनाया। कांग्रेस का स्वभाव है कहना कुछ व करना कुछ, जो इनकी नीयत व नीति पर प्रश्न चिन्ह खड़े करता है। तो मायावती ने ट्वीट किया और कांग्रेस पर हमला बोला। सिर्फ मायावती ही नहीं, समाजवादी पार्टी और भाजपा ने भी प्रियंका के महिला कार्ड को लेकर कांग्रेस को घेर लिया और कई सवाल दाग दिए। तो कांग्रेस ने ऐलान किया है और बात कह रही थी कि 40% आरक्षण होना चाहिए, तब उनके साथ मंच पर उनके दाएं और बाएं ओर डैनिश पॉलिटिक्स का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी के नेता बैठी हुई थी। देखिए, आप जब राजनीति में महिलाओं को केवल परिवार के आधार पर ही आगे बढ़ाने की बात करेंगे तो आपके बात के साथ झटका जोड़ने का काम नहीं करती है। आज महिलाओं के लिए किसी ने सोचा है तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने सोचा है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सोचा है। समाजवादी लोग तो हमेशा से महिला का सम्मान करते आए हैं, हमेशा से महिलाओं के सम्मान के लिए लड़े हैं, संघर्ष किया है और महिलाओं का सम्मान दिया है। एक राज्यसभा सीट समाजवादी के पास थी, वो भी उन्होंने आदरणीय जया बच्चन जी को दी, वो भी महिला को दे दी। सोचिए आप, इससे ज्यादा सम्मान कोई कर सकता है क्या? और यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कल उत्तर प्रदेश को एक और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात मिलने वाली है। कुशीनगर में तैयार इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लोकार्पण करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर पहुंचने वाले हैं और इसके पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर पहुंच चुके हैं, जिन्होंने आज एयरपोर्ट पर कार्यक्रम स्थल और प्रधानमंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। कुशीनगर एयरपोर्ट के उद्घाटन के साथ ही यूपी में अब 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हो जाएंगे। इनमें से 2 एयरपोर्ट पूर्वांचल में होंगे, जिनमें से एक वाराणसी हवाई अड्डा है जबकि दूसरा कुशीनगर एयरपोर्ट होगा। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पूर्वांचल को मिलने जा रही इस सौगात को 2022 के चुनाव से पहले भाजपा का बड़ा दांव साबित हो सकता है, क्योंकि इस एयरपोर्ट की शुरुआत के साथ ही पूर्वांचल में न सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। कुशीनगर को एक नए मेडिकल कॉलेज देने के लिए प्रधानमंत्री जी कल यहाँ आ रहे हैं। कुशीनगर का अपना ऐतिहासिक महत्व रहा है। भाई मोबाइल थोड़ा सा नीचे कर लो। तथागत भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली के कारण पूरा देश और पूरी दुनिया अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ इस स्थान को देखता है। कल प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट देश को समर्पित करने के साथ ही श्रीलंका से आने वाले एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन का भी स्वागत करने का एक अवसर राज्य सरकार को और कुशीनगर वासियों को प्राप्त होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कोशिश ये है कि यूपी को कैसे इंडस्ट्रियल हब के साथ साथ एयर कनेक्टिविटी का भी हब बनाया जाए। इसीलिए 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में 4 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब उस उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट की संख्या 9 हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुशीनगर के जिस अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की शुरुआत करेंगे उस पर 260 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और वहाँ जो एयर स्ट्रिप है, हवाई पट्टी है, वो प्रदेश में सबसे बड़ी, सबसे लंबी एयर स्ट्रिप है, 3200 मीटर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जब कुशीनगर एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे तो वो यूपी का नवा एयरपोर्ट हो जाएगा और 5वां हम कहें तो
5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जो तैयार होने हैं, उसमें कुशीनगर हवाई अड्डा भी तैयार है। उसमें अब उड़ानें वहाँ से शुरू हो जाएंगी। आजमगढ़ में भी जो हवाई पट्टी है उसे भी एक एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप किया जा रहा है। तो लगातार सरकार इसी कोशिश में जुटी है कि यूपी में सबसे बेहतर एयर कनेक्टिविटी दी जाए। कैमरा जितेंद्र के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। यूपी में निषाद समाज का बड़ा नेता कौन है? इन दिनों इस सवाल को लेकर दो नेताओं में तलवारें खिंच गई हैं और हो रहा है जमकर वार पलटवार। यूपी विधानसभा से पहले जातीय वोटों की गोलबंदी को लेकर निषाद समाज के ही दो नेता आमने सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश की निषाद पार्टी के अध्यक्ष भाजपा के साथ गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी शुरू कर चुके हैं। लेकिन बिहार से निकलकर यूपी में सियासी जमीन तलाश रहे वीआईपी के अध्यक्ष और सन ऑफ मल्लाह के नाम से मशहूर मुकेश साहनी ने निषाद पार्टी के अध्यक्छ संजय निषाद पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। आज वाराणसी में मुकेश साहनी ने एक बार फिर उन पर हमला बोलते हुए संजय निषाद पर टिकट बेचने का आरोप लगाया और कहा कि वो निषादों के नेता नहीं है। जिसके बाद संजय निषाद ने भी मुकेश साहनी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जो खुद अपनी चुनाव हार गया हो वो यूपी में निषादों का नेता बनने का दावा कर रहा है। बिल्कुल ही नहीं। अभी पहले तो हमने उनको दिया था काम करने के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर पा रहे हैं। वो सिर्फ अपने में सिमट रहे, तो वो समाज का नेता कैसे हो सकता है? पार्टी बना है, पार्टी हम चाहेंगे कि यहाँ पे काम करे और समाज के हक अधिकार की बात करे। और संजय निषाद जी को तो हमने दिया था कि आप पार्टी बना के चलाइए, लेकिन वो पार्टी नहीं, वो दुकान चला रहे हैं। वो समय समय पे बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टी को ब्लैकमेल करके एक टिकट ले लेते हैं, एक एमएलसी ले लेते हैं और इसमें समझौता कर लेते हैं। मुकेश साहनी पहले अपने गिरेबान में जाके देखें, अध्यक्ष नहीं है वो। आज के दिन अपनी पार्टी के भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लिया, फिर उसका उनके वोट से, भाई अपने वोट से तो एमएलसी बने नहीं, भारतीय जनता पार्टी के वोट से बने। डॉक्टर संजय एमएलसी हैं, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अपनी पार्टी का हूँ मैं। अपने उत्कृष्ट कार्यों की वजह से हूँ। हमारे पास जनाधार, हम सोई हुई कौम को जगाए हैं। ये झुआ रोड पर पौआ के लिए भी लगा था, अपने कैडर से पार्टी के लिए भी लगाया हूँ। और यूपी चुनाव में तमाम पार्टियां सियासी गोटी सेट करने के लिए हाथ पांव मार रही हैं, लेकिन गठबंधन को लेकर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओपी राजभर का जवाब नहीं है। ओपी राजभर ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि गठबंधन को लेकर अभी उनकी किसी दल से बातचीत नहीं हुई है, लेकिन हमने सबको संदेश भेज दिया है और सभी समझौते को आतुर हैं। लोग हमारे साथ आने के लिए बेचैन हो रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि गठबंधन नहीं तो फिर आपके विधायकों ने विधानसभा उपाध्यक्ष मामले में बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट क्यों दिया? हमारे साथ में इस समय सुबह सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। राजभर जी, ये बताएं, भाजपा को लेकर आपने कहा था कि बहुत जल्द चर्चा होगी, क्या स्थिति है? अब बात हुई कुछ? देखिए, अभी किसी से बात नहीं हो पाई और चूंकि मैसेज सबको भेज दिया है तो सभी लोग आतुर हैं समझौता करने के लिए। अब ऐसा लग रहा है कि लोग परेशान हैं, अब हम नहीं परेशान हैं, लोग परेशान हैं। क्योंकि मैं उसके बिहान पर चला गया, इलाहाबाद कार्यक्रम था, देर रात आया, कल मैनपुरी था, फिर देर रात आया, अब आज जा रहे हैं गाजीपुर, आज आएंगे तो संभवतः कल कुछ नेताओं से कल मिलेंगे। एक चर्चा है कि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव प्रभारी हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनको जिम्मेदारी दी गई है आपको साथ लाने की। जिम्मेदारी तो बहुत लोगों को दी गई है, समाजवादी पार्टी में भी जिम्मेदारी दी गई है, बसपा में भी जिम्मेदारी दी गई है। लोग फ़ोन कर रहे हैं और लेकिन अभी किसी से कोई बात नहीं, ना किसी का फ़ोन अटेंड कर रहे हैं। इसकी क्या वजह हुई फ़ोन ना अटेंड करने की? चूँकि फ़ोन अटेंड करने का मतलब कि आग की तरफ फैला देते हैं कि बात हो गई, अब घोषणा होनी है, ये है, तमाम तरह की बातें चर्चा में शुरू हो जाती है। हमारा मकसद है कि बात हो तो ठोस बात हो, जो हमारी सोच है। देखिए, जिन मुद्दों को लेकर के हम लड़ रहे हैं, पहला है जातिवार जनगणना। जब तक ये नहीं होगा तब तक पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, वंचित, सामान्य वर्ग की गिनती नहीं हो पाएगी। दूसरा है सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट। तीसरा है घरेलू बिजली का बिल माफ करना। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसे जैसे चुनावी माहौल का पारा चढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सभी दल अपना वोट समीकरण मजबूत करने में जुट गए हैं और मौके पर चौका लगाने से कोई चूक नहीं रहा है। चुनौती जब 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने की हो तो फिर सियासी दल ऐसा कोई मौका नहीं चूकते जहां उनका थोड़ा सा भी फायदा मिलने की उम्मीद दिखे।
आज मौका बारा वफात का था तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में धर्मगुरुओं से मुलाकात की। अखिलेश यादव खुद ईदगाह पहुंचे और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली से मुलाकात की। इस दौरान अखिलेश ने मिलादुन्नबी की शुभकामनाएं दी। यूपी में इस बार पार्टियों के बीच गठबंधन को लेकर गजब का कंफ्यूजन है। कोई भी अपने पत्ते खोलने को तैयार नहीं। हालांकि आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव त्रिलोक त्यागी की माने तो उनकी पार्टी क्षेत्रीय दलों से गठबंधन पर जोर दे रही है और उसके जरिए सरकार भी बनाएंगे। जहां तक बात सपा की तो हमारा गठबंधन पहले से ही है। हम 4 महीने पहले ही अपना घोषणा पत्र जारी कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी से हमारा पहले ही गठबंधन 19 से चल रहा है। अभी महानदल से बात हो रही है और लोगों से बात हो रही है। हम 2022 में ये करने वाले हैं कि ऐसा गठबंधन तैयार करें, हम जनता को इकट्ठा करके और योगी जी को पुनः गोरखपुर भेज दें और वो गोरखनाथ मठ की सेवा करें। देखिए, हम 31 तारीख को अपना संकल्प पत्र लखनऊ में जारी कर रहे हैं। जयंत चौधरी इसको जारी करेंगे अपने साथियों के साथ। पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे और हमने एक संकल्प पत्र, ये घोषणा तैयार की है। चुनाव के पहले लोग करते हैं, 1 दिन पहले चुनाव के बीच में। हम लोग 4 महीने पहले कह रहे हैं हम इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। किसान का मुद्दा है, नौजवान का है, छात्रों का है, महिलाओं का है। हम लोगों ने उसमें पुलिस का मुद्दा भी जोड़ा।